नमस्कार। आज की चर्चा में हम एक संक्षिप्त लेकिन काफी गहरी समीक्षा का विश्लेषण करेंगे। ये हमें हमारे एक श्रोता ने भेजी है और ये समीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कृति रश्मि रथी पर है। हाँ, रश्मि रथी, बिल्कुल। जैसा कि शायद कई लोग जानते होंगे, रश्मि रथी 1952 में आई थी और आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे जरूरी महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। सही। शीर्षक का अर्थ भी बड़ा दिलचस्प है, सूर्य की किरणों का सवार। और कहानी है कर्ण की, जो महाभारत के आप कह सकते हैं सबसे जटिल और दुखद नायकों में से एक है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस खास समीक्षा के नजरिए से रश्मि रथी के जो मूल तत्व हैं, उसका महत्व और दिनकर जी की जो साहित्यिक प्रतिभा है उसको समझें। देखते हैं ये समीक्षा किन चीजों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है, कर्ण की कहानी जटिल और त्रासद इसीलिए है क्योंकि उनका जीवन ही विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ वो दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मे, हाँ। फिर जन्म के समय ही त्याग दिया गया, सूत पुत्र के रूप में पले बढ़े और समाज ने लगातार उन्हें नकारा। तो समीक्षा इसी जटिलता को हाईलाइट करती है। और शायद यही वजह है कि दिनकर की ये कृति इतनी प्रभावशाली है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और संघर्ष का एक आईना है। और मुझे लगता है समीक्षा ने इसे बखूबी पकड़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर इस समीक्षा के विश्लेषण में उतरते हैं। समीक्षा सबसे पहले कृति के विषयों और उसके सार पर बात करती है। पहला जिक्र है वीरता और त्रासदी, हीरोइज्म एंड ट्रेजेडी। हाँ। समीक्षा कहती है कि दिनकर ने कर्ण को मानवीय गरिमा, जुझारूपन और बलिदान के प्रतीक के रूप में दिखाया है। इस पर समीक्षा का क्या कहना है? वो कैसे देखती है इस चीज को? हाँ, तो समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कर्ण का पूरा जीवन ही एक तरह से वीरता और त्रासदी का संगम है। एक तरफ उनमें गजब का शौर्य है, वो महान योद्धा है, दानवीर हैं, सब जानते हैं। सही। दूसरी तरफ जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ अन्याय होता है, उन्हें अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तो समीक्षा के अनुसार दिनकर जी कर्ण की इस त्रासदी को सिर्फ दिखाते नहीं हैं, बल्कि उसके बीच में उनकी जो अटूट मानवीय गरिमा है और परिस्थितियों से लड़ने की उनकी जिद, वो रेजिलियंस, उसको उभारते हैं। वो हार मानने वाले नायक नहीं लगते। समीक्षा मानती है कि यही चित्रण कर्ण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक अनसंग हीरो, एक अनगाया नायक बनाता है, जिससे पाठक, खासकर वो लोग जो खुद को कहीं ना कहीं हाशिए पर महसूस करते हैं, वो जुड़ पाते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि समीक्षा उसे अनसंग हीरो की तरह देखती है। अच्छा, अब दूसरे विषय पर आते हैं जो समीक्षा ने उठाया है, धर्म का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ धर्म। जी। समीक्षा कहती है कि ये कविता नियति यानी विधि और पुरुषार्थ यानी व्यक्तिगत प्रयास के बीच जो एक शाश्वत संघर्ष है उसे दिखाती है। क्या समीक्षा ये भी बताती है कि दिनकर जी का झुकाव किस तरफ है? क्या वो कर्ण को नियति का शिकार मानती है या पुरुषार्थ का प्रतीक? देखिए, समीक्षा का विश्लेषण इस मामले में काफी बैलेंस्ड लगता है। वो मानती है कि दिनकर दिखाते हैं कि नियति कर्ण के साथ कितनी क्रूर रही है। जन्म का रहस्य, फिर कुंती का वचन लेना, इंद्र का छल से कवच कुंडल ले जाना, ये सब भाग्य का खेल ही लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इन सब के बावजूद कर्ण अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी निष्ठा, खास तौर पर दुर्योधन के प्रति उनकी जो अटूट दोस्ती है, वो उनके अपने चुने हुए मूल्य हैं। तो समीक्षा के अनुसार दिनकर कर्ण को भाग्य के हाथों की कठपुतली नहीं बनाते, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं जो बुरे भाग्य के सामने भी अपने उसूलों और अपनी दोस्ती पर टिका रहता है। तो समीक्षा ये नहीं कहती कि पुरुषार्थ नियति को हरा देता है, पर यह जरूर कहती है कि कर्ण का पुरुषार्थ उसे नैतिक रूप से विजयी बनाता है, भले ही युद्ध के मैदान में उसकी हार हो। अच्छा, यानी समीक्षा के हिसाब से नैतिक जीत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उस विषय पर आते हैं जिसे समीक्षा ने काफी प्रमुखता दी है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हाँ, ये बहुत अहम है। समीक्षा कहती है कि दिनकर ने कर्ण के संघर्षों का इस्तेमाल जातीय पूर्वाग्रह और भेदभाव के दर्द को दिखाने के लिए किया। ये तो खैर रश्मि रथी की एक बहुत जानी मानी व्याख्या है। क्या इस समीक्षा में कोई खास बात है कि दिनकर ने इसे कैसे किया? हाँ, समीक्षा इस पॉइंट पर थोड़ा और गहराई में जाती है। वो सिर्फ ये नहीं कहती कि हाँ, जातीय भेदभाव दिखाया गया है, बल्कि वो इस बात पर जोर देती हैं कि दिनकर ने कर्ण के माध्यम से
योग्यता बनाम जन्म की जो बहस है उसे कहानी के केंद्र में रखा है। ओके। समीक्षा के मुताबिक दिनकर बार बार ऐसे मौके बनाते हैं जहां कर्ण की योग्यता तो साफ दिखती है, लेकिन उसे सिर्फ उसके सूतपुत्र होने के कारण अपमानित किया जाता है या अवसर नहीं मिलता। जैसे वो रंगभूमि वाला प्रसंग। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो समीक्षा मानती है कि दिनकर इसके जरिए उस समय के समाज पर और शायद आज के समाज पर भी एक तीखा सवाल उठाते हैं कि ये सामाजिक पहचान व्यक्तिगत गुणों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि कृति का एक मुख्य संदेश है, और यही चीज इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। तो क्या समीक्षा का ये मानना है कि दिनकर का मुख्य उद्देश्य ही सामाजिक टिप्पणी करना था, या ये कहानी का एक स्वाभाविक हिस्सा था? समीक्षा ऐसा कोई सीधा दावा तो नहीं करती कि यही मुख्य उद्देश्य था, लेकिन जिस तरह से वो इस पहलू पर जोर देती है उससे लगता है कि समीक्षक इसे कृति की आत्मा का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। वो इसे सिर्फ कहानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि दिनकर की एक सोची समझी वैचारिक अभिव्यक्ति मानती है जो कर्ण के चरित्र के जरिए सामने आती है। वो कहती है कि दिनकर ने कर्ण को मार्जिनलाइज्ड, मतलब हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनाया है। समझ गया। अच्छा, समीक्षा में एक और विषय का भी जिक्र है, देशभक्ति और आदर्शवाद, पैट्रियोटिज्म एंड आइडियलिज्म। लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में 1952 में लिखी गई इस कृति में राष्ट्रीय गौरव, नैतिक बल और धार्मिकता यानी न्याय के महत्व के कुछ सूक्ष्म संकेत हैं। क्या समीक्षा इसके बारे में कुछ और बताती है या बस एक इशारा करके छोड़ देती है? समीक्षा इस बिंदु पर बहुत विस्तार में तो नहीं जाती, इसे अंडरटोन्स मतलब सूक्ष्म संकेत ही कहती है। उसका मानना है कि 1952 का जो समय था जब राष्ट्र निर्माण का दौर चल रहा था, तब नैतिक बल, न्याय पर टिके रहना, अपने वचन का पालन करना, ये सब गुण राष्ट्र के लिए जरूरी आदर्श माने जाते थे। हाँ, ये बात तो है। तो समीक्षा के अनुसार दिनकर ने कर्ण के चरित्र में इन आदर्शों को कहीं न कहीं पिरोया है। जैसे कर्ण का अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहना, ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है, या फिर कुंती को दिए वचन का पालन करना। इन्हें समीक्षा उस दौर के राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के जो जरूरी तत्व थे उनके प्रतिबिंब के रूप में देखती है। ये कोई सीधा सीधा देशभक्ति का नारा नहीं है, बल्कि नैतिक आदर्शों का एक तरह का उत्सव है, जिसे समीक्षा उस समय के माहौल से जोड़कर देखती है। ठीक है, तो ये थे मुख्य विषय जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। अब बात करते हैं साहित्यिक प्रतिभा की, लिटरेरी ब्रिलियंस, जिसका जिक्र समीक्षा में काफी तारीफ के साथ किया गया है। जी। पहला बिंदु है भाषा और शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल। समीक्षा कहती है कि दिनकर का वीर रस पर अद्वितीय अधिकार है। छंदों में लय है, ओज है, तेजस्वी बिंब विधान है, पर भावनात्मक क्षणों में कोमलता भी है। क्या समीक्षा इसे कुछ उदाहरणों से समझाती है या बस ये एक टिप्पणी है? समीक्षा यहाँ दिनकर की भाषा की बहुत तारीफ करती है। हालांकि ये संक्षिप्त समीक्षा है तो इसमें सीधे कोट्स तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरह फायरी इमेजरी यानी तेजस्वी बिंब विधान और रिदम एंड विगर यानी लय और ओज का जिक्र करती है, उससे लगता है कि समीक्षक के मन में रश्मि रथी के वो प्रसिद्ध अंश है जहाँ कर्ण का शौर्य या क्रोध दिखाया गया है। जैसे कृष्ण के साथ संवाद वाला अंश? हाँ बिल्कुल, या परशुराम के आश्रम वाला प्रसंग। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि दिनकर की भाषा में एक प्रवाह है, एक ऊर्जा है जो पाठक को एकदम बांध लेती है। और साथ ही समीक्षा इस संतुलन को महत्वपूर्ण मानती है कि जहाँ जरूरत होती है वहीं कलम बहुत मार्मिक और कोमल भी हो जाती है, जैसे कुंती और कर्ण के संवाद में। समीक्षा के अनुसार ये भाषाई रेंज ही दिनकर को महान बनाती है। और चरित्र चित्रण, कैरेक्टराइजेशन के बारे में समीक्षा क्या कहती है? जिक्र है कि कर्ण को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक गहरे मानवीय चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। इस गहराई को समीक्षा कैसे परिभाषित करती है? समीक्षा के अनुसार ये गहराई कर्ण के आंतरिक संघर्षों से आती है। दिनकर ने उसे कोई फ्लैट हीरो या विलन नहीं बनाया है। समीक्षा बताती है कि कर्ण लगातार भाग्य, कर्तव्य, मित्रता, खासतौर पर दुर्योधन के साथ उसकी वो जटिल दोस्ती और अपनी अंदर की नैतिकता के बीच फंसा हुआ है। सही। वो सही और गलत के आसान खांचों में फिट ही नहीं होता। जैसे वो जानता है कि पांडव उसके भाई हैं और शायद धर्म उनके पक्ष में है,
लेकिन वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता जिसने उसे तब सम्मान दिया जब किसी ने नहीं दिया था। हाँ, ये द्वंद्व तो है। तो समीक्षा मानती है कि दिनकर ने इन दुविधाओं को, उसकी पीड़ा को, उसकी अकेलेपन को बहुत ईमानदारी से उभारा है। यही चीज़ उसे एक डीपली ह्यूमन कैरेक्टर, एक गहरा मानवीय चरित्र बनाती है, जिससे पाठक सहानुभूति रख पाता है, जैसा समीक्षा में कहा गया है। समीक्षा में काव्य शिल्प, पोएटिक क्राफ्ट का भी जिक्र है कि यह महाकाव्य पारंपरिक संस्कृत भव्यता को आधुनिक संवेदनशीलता के साथ मिलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या समीक्षा बताती है कि यह मेल कैसे संभव हुआ? हाँ, समीक्षा इस बिंदु को थोड़ा स्पष्ट करती है। उसका कहना है कि रश्मिरथी की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग है जो संस्कृत से सीधे आए हैं। इससे उसे एक महाकाव्य वाली गरिमा और भव्यता मिलती है, जैसे पारंपरिक संस्कृत काव्यों में होती है। ओके। लेकिन साथ ही दिनकर की जो शैली है, उनके वाक्य बनाने का तरीका है और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग है, वो आधुनिक पाठक की संवेदनाओं के करीब है। भाषा मुश्किल या बोझिल नहीं लगती, बल्कि उसमें एक प्रवाह है। समीक्षा के अनुसार यही संतुलन इसे खास बनाता है। ये न तो पूरी तरह से अतीत का महाकाव्य लगता है, न ही पूरी तरह से आधुनिक कविता। ये दोनों का एक बहुत सफल मिश्रण है, जिसके कारण ये कृति पुरानी पीढ़ी को भी पसंद आई और नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक और सुलभ बनी रही। समीक्षा मानती है कि यही एक्सेसिबिलिटी, ये सुलभता, इसके लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। ये वाकई दिलचस्प विश्लेषण है। अब आते हैं कृति के प्रभाव और विरासत पर, इम्पैक्ट एंड लेगेसी। समीक्षा का एक बड़ा दावा है कि रश्मिरथी महाभारत का सिर्फ पुनर्कथन नहीं है, बल्कि कर्ण की दृष्टि से एक पुनर्व्याख्या है, रीइंटरप्रिटेशन। ये एक अहम बात है। समीक्षा इसे कैसे सही ठहराती है? समीक्षा का तर्क ये है कि रश्मिरथी से पहले आमतौर पर महाभारत की कथाओं में कर्ण या तो एक खलनायक के तौर पर देखे जाते थे, दुर्योधन का साथी होने के कारण, या फिर एक उपेक्षित पात्र के रूप में। दिनकर ने पहली बार कर्ण को कहानी के केंद्र में रखा और पूरी कहानी को उसके नजरिए से, उसकी भावनाओं, उसकी दुविधाओं के माध्यम से पेश किया। हाँ, ये तो है। पूरा फोकस कर्ण पर है। बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि ऐसा करके दिनकर ने न केवल कर्ण के चरित्र को सहानुभूति के साथ उभारा, बल्कि महाभारत के जो स्थापित नैतिक पैमाने थे, उन पर भी सवाल खड़े किए। जैसे, क्या सिर्फ सही पक्ष में होना ही धर्म है, या मित्रता निभाना भी धर्म है? इस तरह समीक्षा के अनुसार ये कृति कहानी को सिर्फ दोहराती नहीं, बल्कि उसे एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करती है। और समीक्षा ये भी कहती है कि इसने कर्ण को संघर्ष और सम्मान के एक लोकनायक, एक फोक हीरो का दर्जा दिलाया। ये कैसे हुआ? समीक्षा इसके पीछे क्या कारण देखती है? समीक्षा का मानना है कि दिनकर ने कर्ण के चरित्र में उन तत्वों को उभारा जिनसे आम आदमी, खास तौर पर समाज में अन्याय या उपेक्षा झेलने वाला व्यक्ति, खुद को जोड़कर देख सकता है। कर्ण की योग्यता के बावजूद उसे नकारा जाना, उसका अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना, उसकी दानवीरता, उसकी दोस्ती निभाने की जिद, ये सब गुण उसे आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। समीक्षा कहती हैं कि रश्मिरथी ने कर्ण की एक ऐसी छवि बनाई जो पारंपरिक नायक खलनायक के बंटवारे से परे थी। एक ऐसा नायक जो व्यवस्था और भाग्य दोनों से लड़ता है और हार कर भी अपनी गरिमा नहीं खोता। समीक्षा के अनुसार इसी मानवीय और संघर्षशील छवि ने उसे वो फोक हीरो वाला दर्जा दिलाया जो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। और जैसा कि समीक्षा बताती है, इसका असर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। रंगमंच, काव्य पाठ, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय पर जो चर्चाएं होती हैं, उनमें भी इसका जिक्र होता है। समीक्षा के अनुसार इसकी ये जो निरंतर प्रासंगिकता है, वो क्यों बनी हुई है? समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि इसकी प्रासंगिकता इसके शाश्वत मानवीय मूल्यों और सामाजिक सवालों के कारण है। कर्ण का संघर्ष सिर्फ महाभारत के युग का नहीं है। योग्यता के बावजूद पहचान का संकट, सामाजिक भेदभाव, निष्ठा और धर्म के बीच का द्वंद्व, ये मुद्दे आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। सही कहा। समीक्षा मानती है कि दिनकर ने इन सवालों को इतनी गहराई और ईमानदारी से उठाया है कि रश्मिरथी हर पीढ़ी के लिए विचार का एक विषय बनी रहती है। इसीलिए चाहे मंच पर अभिनय हो, या किसी भाषण में उदाहरण देना हो, या क्लासरूम में चर्चा करनी हो, कर्ण और रश्मिरथी आज भी जीवंत संदर्भ बने हुए हैं, जैसा कि समीक्षा ने भी रेखांकित किया है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस समीक्षा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो ये कहती है कि रश्मिरथी एक कालजयी हिंदी महाकाव्य है जो पौराणिक कथाओं को आधुनिक आदर्शों में साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार दिनकर ने कर्ण के माध्यम से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी है, निष्ठा और शौर्य का जश्न मनाया है
और साथ ही कठोर सामाजिक नियमों और जातीय भेदभाव पर तीखे सवाल भी उठाए। समीक्षा इसे सिर्फ एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति ही नहीं मानती, बल्कि एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपास भी कहती है। वो कहती है कि यह पाठकों को अन्याय और भाग्य की मुश्किलों से ऊपर उठकर गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा देती है। सही। और इसीलिए, जैसा कि समीक्षा के अंत में लिखा है, इसे 10 में से 10 की रेटिंग दी गई है और इसे हिंदी कविता, महाकाव्यों या ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियों में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी बताया गया है। निश्चित रूप से। और इस पूरी समीक्षा का सार देखें तो एक बात और उभरती है। ये उन कहानियों की स्थायी शक्ति को उजागर करती है जो हमें व्यक्तिगत गरिमा और नैतिक साहस के महत्व की याद दिलाती हैं। समीक्षा का संदेश यही लगता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी उल्टी हों, सामाजिक बाधाएं हों या भाग्य का लेख कितना भी कठोर क्यों ना हो, मनुष्य का जो आंतरिक बल है और उसके जो नैतिक चुनाव हैं, वही अंत में उसे परिभाषित करते हैं। कर्ण की कहानी, जैसा इस समीक्षा में पेश किया गया है, इसी मानवीय जज्बे का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पर आधारित एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण समीक्षा का हमारा विश्लेषण, जो हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ साझा की थी। उम्मीद है इस चर्चा से इस कृति को और इस खास समीक्षा के नजरिए को समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी चर्चा से जुड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि कर्ण जैसा पात्र, जिसे समाज और भाग्य दोनों से लगातार लड़ना पड़ा, आज के दौर में जब हम सब अपनी अपनी चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं, हमें उनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है? उनकी कहानी हमें अपनी लड़ाई लड़ने के बारे में क्या सिखा सकती है?